आप भी। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। अमेरिका में 132 साल बाद रचा गया इतिहास, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति। जब दुनिया के कई देश युद्धों में उलझे हुए हैं और इसके साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था भी अस्थिरता के दौर में है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कहीं और अधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अवैध इमिग्रेशन से लेकर दुनिया के कई देश कट्टरपंथियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के क्या है मायने? ऐतिहासिक जीत पर बधाई मेरे दोस्त। ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास अंदाज में दी बधाई। ऐसे में ट्रंप 2.0 के भारत के लिए क्या है मायने, इस पर होगी विस्तार से चर्चा विशेषज्ञों के साथ। इसी के साथ होंगी देश दुनिया की कई और खबरें भी, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। ऐतिहासिक जीत के बाद ट्रंप ने अपने भाषण में अवैध आव्रजन बंद करने का किया ऐलान। कहा, सीमाओं को सुरक्षित करने का करेंगे काम। ट्रंप ने कहा, नहीं होने देंगे अब कोई जंग। डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने खास अंदाज में दी बधाई। संबंधों की और मजबूती का जताया भरोसा। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने पर दिया जोर। दुनिया भर में ट्रंप को बधाइयों का तांता। कैबिनेट की बैठक में किसान और मध्यम वर्ग को लेकर अहम फैसले। भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाअघाड़ी को बताया महाअनाड़ी गठबंधन। अजीत पवार की एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। राहुल गांधी का नागपुर में कार्यक्रम। और दिल्ली में यमुना नदी के तट पर नहीं हो सकेगी छठ पूजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा, यमुना का पानी इतना गंदा कि लोगों के बीमार पड़ने का डर। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे सबसे पहले ट्रंप की शानदार जीत से जुड़ी खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पीछे छोड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया है। कमला हैरिस की हार और ट्रंप की जीत के कारणों में से एक विशेष रूप से लैटिन मतदाताओं के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन कम होना रहा है। ट्रंप को गैर श्वेत मतदाताओं का भी समर्थन मिला है। खासतौर से बड़ी लैटिन आबादी वाले स्थानों से कुछ चौंकाने वाले बदलाव दिखे हैं। इसका बड़ा उदाहरण मियामी डेड काउंटी में देखने को मिला। एक बड़ी क्यूबा अमेरिकी आबादी वाला ये इलाका डेमोक्रेट का गढ़ था। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरे अंकों में जीत हासिल की। आखिर वो नतीजा देखने को मिल गया जिसका दुनिया को इस साल सबसे ज्यादा इंतजार था। अमेरिका में अगले 4 साल किसका शासन चलेगा, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कौन होगा, ये भी तय हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मात देते हुए एक बार फिर से ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर दिया है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और देश के कुल 538 इलेक्टोरल वोट में से ट्रंप ने बहुमत के लिए जरूरी 270 के आंकड़े को पार कर लिया। खास बात यह है कि चुनाव में जिन 7 स्विंग स्टेट की सबसे ज्यादा चर्चा रही थी, वहां पर ट्रंप का जादू चला है। एरिजोना, मिशिगन, नेवादा,
विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने कमला हैरिस को पछाड़ दिया। खास बात यह रही कि एरिजोना में 11, मिशिगन में 15, नेवादा में 6, विस्कॉन्सिन में 10, जॉर्जिया में 16 और पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर जीत हासिल की है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, जबकि ट्रंप 2020 का चुनाव जो बाइडेन से हार गए थे, इससे पहले 132 साल पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 4 साल के अंतराल पर 1884 और 1892 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं ट्रंप को पॉपुलर वोट में मिली जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई रिपब्लिकन उम्मीदवार ऐसा नहीं कर पाया। पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा पॉपुलर वोट मिले थे। तब ट्रंप इलेक्टोरल कॉलेज में बढ़त के कारण राष्ट्रपति बन पाए थे। बहरहाल अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। रिपब्लिकन ने 4 साल में पहली बार सीनेट में बहुमत हासिल किया। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी रिपब्लिकन पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। ऐसे में ट्रंप की जीत एक ऐतिहासिक जनादेश को पेश करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। अभी चुनावी नतीजों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए स्वर्णिम काल होगा। ट्रंप ने भाषण के दौरान अमेरिका के घरेलू मुद्दों से लेकर आगे प्रशासन की नीति तक पर बात की। So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद धन्यवाद भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो आखिरी सांस तक एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका बनाने के लिए लड़ते रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस शानदार जीत से अमेरिका अब स्वर्णिम युग में प्रवेश करने जा रहा है। I believe the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. वहीं अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए शक्तिशाली जनादेश हासिल करने पर ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले की कोशिश का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान ने एक कारण से मेरी जान बख्श दी और वह कारण है हमारे देश को बचाना। God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. ट्रंप ने चुनाव के दौरान अमेरिका की सीमा सुरक्षा और अप्रवासन जैसे मुद्दों से जुड़े वादों को भी दोहराया। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अपने संबोधन में ट्रंप ने संकेत देते हुए ये कहा कि उनके कार्यकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। We want to have borders, we want to have security, we want to have things be good, safe, we want great education, we want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars.
डोनाल्ड ट्रंप ने इस जीत को अमेरिकी लोगों को समर्पित करते हुए अमेरिका को फिर से महान बनाने पर जोर दिया। और भारतीय शेयर बाजार ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जोरदार स्वागत किया है। सेंसेक्स और निफ्टी के सूचकांक के 1% से ज्यादा की वृद्धि के साथ हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 901 अंक बढ़कर 80,378 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 270 अंक चढ़कर 24,484 पर रहा। कारोबार के अंत में आईटी सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स में टीसीएस, एचसीएल, टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, एलएनटी और मारुति टॉप गेनर्स रहे। निफ्टी बैंक में भी 110 अंक की बढ़त देखने को मिली। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स कारोबार के अंत में करीब 1240 अंक चढ़ने के बाद 57,355 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में भी 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। बाजार के जानकारों के अनुसार अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद वैश्विक बाजारों में राहत देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप को मिले मजबूत जनादेश के साथ वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितता भी कम हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। भारत, ब्रिटेन समेत कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत वैश्विक तौर पर कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार वापसी पर दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बेहतरीन संबंधों के कुछ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। आगे उन्होंने कहा कि आपके अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं के क्रम में मैं भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नए सिरे से आगे बढ़ाने की आशा करता हूं। आइए एक साथ मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। हालांकि बधाई देने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कुछ खास अंदाज में ट्रंप को बधाई दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई मौकों पर इजराइल का खुलकर साथ दिया था। यहां तक कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान ही जेरूसलम को इजराइल की राजधानी भी घोषित कर दिया था। बहरहाल इजरायली पीएम ने बधाई देते हुए लिखा कि प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए आपको बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी वापसी अमेरिका के लिए नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है। आपका सच्चा दोस्त बेंजामिन और सारा नेतन्याहू। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मजबूत अमेरिका के युग की आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में यूक्रेन के लिए निरंतर मजबूत द्विदलीय समर्थन पर भरोसा करते हैं। अपने संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि वैश्विक मामले में ट्रंप की शक्ति के माध्यम से शांति की प्रतिबद्धता की हम सराहना करते हैं। ये वो ही सिद्धांत है जो कि यूक्रेन को शांति के करीब ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा कि आपकी और मेरे विश्वास के साथ, सम्मान और महत्वाकांक्षा के साथ अधिक शांति और समृद्धि के लिए हम 4 साल तक आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं जीत को लेकर आश्वस्त होने के बाद फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक रैली को संबोधित किए जाने के तुरंत बाद अपने बधाई संदेश में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि नए अमेरिकी प्रशासन के तहत ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंध प्रगाढ़ होना जारी रहेगा। स्टारमर ने ट्रंप को दिए बधाई संदेश में विशेष संबंध का जिक्र किया। ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत पर दुनिया भर से जहां बधाई संदेश मिल रहे हैं, तो वहीं रूस का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन अभी ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे। क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि वो ट्रंप की नीतियों को देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रूस के लिए अमेरिका अमित्र देश की श्रेणी में है।
वहीं तुर्की, जर्मनी, इटली जैसे अधिकतर यूरोपीय देशों के नेताओं ने भी ट्रंप की जीत से उत्साहित होकर उनके प्रशासन के साथ आने वाले समय में गहरे और प्रगाढ़ संबंधों की उम्मीद जताई है। तो दुनिया के तमाम देशों ने ट्रंप को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी ही गर्मजोशी के साथ अपने प्रिय मित्र को दिल से बधाई दी है। आइए देखते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का जिक्र अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान कई बार आया, और ये बताता है कि किस तरह से अमेरिका और भारत के संबंध पिछले कुछ समय में मजबूत हुए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण समय रहा है ट्रंप 1.0, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उस दौरान भी भारत और अमेरिका के संबंधों में जो मजबूती आई। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ कई मौकों पर की है। दिवाली के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई दी राष्ट्रपति ट्रंप ने, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम मौकों पर भी भारत का पक्ष लेते हुए और उस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जो बयान दिए हैं वो भी आपके सामने हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान की थी। बाकायदा उन्होंने कहा था कि मैं बर्बरतापूर्ण हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं जो हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही है। इसी के साथ बांग्लादेश में हालात पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है, इसका जिक्र भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान किया। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा, उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में ऐसे हालात नहीं बने होते। तो ये भी उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह का संदेश चुनाव प्रचार में देने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ मेरे कार्यकाल में संभव नहीं होता। कमला हैरिस, और या फिर हम यूं कहें कि डेमोक्रेट्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर के और अमेरिका के हिंदुओं को इग्नोर किया है। ये बेहद महत्वपूर्ण एक तरह से एक बयान देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रचार के दौरान। उधर ही एक पॉडकास्ट के चर्चा के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, और तारीफ के सिलसिले में उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत बहुत ही अस्थिर था। भारत की बदली हुई एक तरह से तस्वीर, मजबूत अर्थव्यवस्था से लेकर संबंधों में जो स्थिरता आई उसका जिक्र उन्होंने करा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अपना दोस्त और अच्छा इंसान बताया डोनाल्ड ट्रंप ने उस पॉडकास्ट के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखने पर वो बाहर से आपको पिता जैसे दिखेंगे, मोदी सबसे अच्छे इंसान और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यानी कि कई ऐसे मौके रहे चुनाव प्रचार के दौरान जिस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों की बात की, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अपनी केमिस्ट्री का जिक्र किया उन्होंने। इसी के साथ बढ़ते संबंधों को किस तरह से आगे ले जाना है। अब कुछ ऐसे कारणों की भी बात करते हैं जो मुद्दे बहुत हावी रहे और जिनका एक तरह से विश्व पर एक बड़ा असर होने जा रहा है आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे देश इस तरह के मुद्दों से इस समय जूझ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा अवैध इमिग्रेशन का है, घुसपैठ का है। इसे लेकर भी चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप काफी मुखर रहे, और जो नतीजों में सामने आया है वो ये बताता है कि इतना मुखर और साफ गोई से जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से घुसपैठ को लेकर अपना पूरा एक इरादा साफ किया, अपनी नीति साफ की, उसको एक बड़ा समर्थन इस जीत में दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा लोगों के बीच भावनात्मक मुद्दा बना। इस चुनाव प्रचार के दौरान ये देखा गया, और इस मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप ने जोर शोर से उठाया, उसका एक बड़ा असर भी दिखाई देता है नतीजों में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इस पूरे मुद्दे को जिस लचर तरीके से बाइडेन प्रशासन ने डील किया है उस पर सवाल उठाए डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना रहा है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि लोगों की मदद के नाम पर देश का पैसा बाहरी देशों पर लुटाया गया है। ऐसा आरोप भी डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर लगाया। विदेशों से लगातार आ रहे लोगों और इससे बदल रही डेमोग्राफी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका वासियों के सामने रखा, और इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा समर्थन मिला है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां से जिस तरह का समर्थन डोनाल्ड ट्रंप को मिला है उसमें कई कारण हैं, और एक बड़ा कारण अवैध इमिग्रेशन को माना जा रहा है। कई राज्यों में लोगों के
बीच चिंता का कारण रहा अवैध इमिग्रेशन, जिसका एक तरह से हल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो इसका हल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अवैध इमिग्रेशन पर कड़ा रवैया अपनाया था, जिसको कि लोगों ने पसंद भी किया था। और चुनाव प्रचार के दौरान अपने इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान ये पाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अपनी एक कठोर नीति बनाई थी और उस ढुलमुल रवैये की तरफ नहीं बढ़े, जो कि बाइडेन के ढुलमुल रवैये को माना गया कि अमेरिका ने अवैध इमिग्रेशन को लेकर एक सख्त नीति नहीं बनाई है, जिसका कि गुस्सा लोगों का निकला है बाइडेन प्रशासन पे। और एक बड़ा कारण रहा है कि चुनाव में लोगों ने इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है। तो एक तरह से पूरी जो नीति अवैध इमिग्रेशन घुसपैठ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा समर्थन मिला है, एक ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ अमेरिका अब आगे बढ़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगी चर्चा, क्योंकि अमेरिका और भारत के संबंधों पर इस जीत के क्या असर हैं, क्या मायने हैं, इस पर विशेषज्ञों से होगी बातचीत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब दुनिया के कई देश युद्धों में उलझे हुए हैं और इसके साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था भी अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कहीं अधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और ऐसे में भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के क्या है मायने, इस पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारा विशेष है ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के मायने। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र कुमार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। योगेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, और इस जीत को आप, ऐतिहासिक जीत अमेरिका के संदर्भ में है, सबसे पहले तो इस जीत से अगर हम ये पूछें कि आप कौन से बड़े 5 ऐसे कारण भी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इतिहास रचा है बड़ा? देखिए, जो वहाँ पे परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो उसमें ये लग रहा है कि वहाँ पे सामाजिक ध्रुवीकरण जो है वो काफ़ी है। तो सामाजिक अविषमताएं आप कहें, या उनके यहाँ जो है आप क्राइम की बात करें, या जैसे आपने जिक्र किया था इलीगल माइग्रेशन की बात करें, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनसे जो समाज में एक प्रकार से ध्रुवीकरण पैदा हुआ है, उस ध्रुवीकरण का एक किस्म नतीजा है। क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें कि कमला हैरिस उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी, उनके जो प्रति जो है जनता का रुख जो है वो थोड़ा सा आप समझेंगे निराशाजनक रहा। हालांकि बाइडेन के वक्त में जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी हुई, लेकिन ओवरऑल जो है आप कहें कि जो जनरल सेंस ऑफ वेलबींग है वो नहीं थी। और विशेष रूप से जो वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन है, क्योंकि बाइडेन के समय में ऐसा भी समय आया कि जबकि 10,000 लोग जो हैं हर दिन US मैक्सिको बॉर्डर पे आते थे और अपने अंदर घुसने की कोशिश करते थे। फिर ट्रांसनेशनल क्राइम है, पीपल स्मगलिंग है, ऐसे कई मुद्दे हैं। इकोनॉमिक, जैसे मैं बताया, सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि भाई जो
अविषमताएं हैं समाज में, आर्थिक अविषमताएं हैं, उसमें बाइडेन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उसका जो है प्रभाव पड़ा है। और ये इलेक्शन में ट्रंप की जीत जो है, आप समझें कि डेमोक्रेटिक जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे बहुत ज्यादा हुई। और एक प्रकार से आप समझें कि ये एक नया रुख है अमेरिकी राजनीति में। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप बनेंगे, लेकिन और सेनेट जो है वो रिपब्लिकन्स के पास आएगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां पे शायद उनका पूरी मेजोरिटी नहीं आई है। तो एक प्रकार से वो थोड़ा तनाव जो है प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच में बना रहेगा। हालांकि सेनेट में मेजोरिटी आने का मतलब यह है क्योंकि दोनों जो वहां पे चेंबर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, तो सेनेट जो है वह ज्यादा ताकतवर है। गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट सब चीजों में उसमें उनका जो है वो काफी उनका मतलब सबसे क्रिटिकल रोल रहता है। तो इस दृष्टिकोण को देखें, फिर जुडिशरी में जो है उनके सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उनमें रिपब्लिकन जो मतलब जब अपॉइंटमेंट हुआ था ट्रंप के समय के जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनकी बहुलता है वहां पे। तो इस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि एक प्रकार से उनका एक बना हुआ है वातावरण, लेकिन जो वहां पे समस्याएं हैं वो कम नहीं है। तो किस हद तक समस्याएं होंगी, एक तो चीज ये है जी। दूसरा ये है कि अमेरिका जो है वो थोड़ा सा एक प्रकार से कहें, जनता जो है वो नहीं चाहते कि जो विदेशों में जो लड़ाइयां चल रही हैं, यूक्रेन चल रहा है, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, तो वहां पे जो है जो पैसे की जरूरत उनको अपने सोसाइटी के है वो जो है वहां पे बाहर लगाई जाए। तो एक प्रकार से यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, गाजा और मिडल ईस्ट में जो है तनाव बहुत बना हुआ है। इसी प्रकार से साउथ चाइना सी ले लें या ताइवान स्ट्रेट ले लें या कोरियन पेनिनसुला ले लें, जी, हम अंतरराष्ट्रीय तो मतलब ये कि अंतरराष्ट्रीय नजरिए से मतलब ये है कि इस परिस्थिति में एक दूसरी परिस्थिति बनती है जिसमें कि उनको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक, कड़े फैसलों के साथ, ऐतिहासिक जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ेंगे। एम्बेसडर, ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों के क्या मायने दिखाई देते हैं ट्रंप एक दूसरे कार्यकाल में, यानी कि ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के साथ क्या भारत और अमेरिका के संबंध भी इतिहास में दर्ज होंगे? देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो स्टेडीली बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन में दो चीजें हैं, एक तो परिस्थिति बहुत बदली हुई है, एक तो ये है दो लड़ाइयां चल रही हैं और टेंशन बनी हुई है। और ट्रंप जो है जब प्रेसिडेंट बनेंगे, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले जो अंतरिम जो ये काल है अब से लेकर के ट्रंप की इनॉग्रेशन तक, उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब वही राष्ट्रपति, वही प्रशासन उन्हीं का रहेगा। तो इस जो परिस्थिति जो इस वक्त डायनामिक सिचुएशन है, जो टेंशन बन रही है, उसमें किस प्रकार की सिचुएशन डेवलप होगी इसका कोई पता नहीं है। दूसरा, भारतवर्ष का जो एक रवैया है वो उनका यही है कि भाई यूक्रेन का युद्ध समाप्त होना चाहिए, मिडिल ईस्ट में जो है टेंशन कम हो ताकि आपका जो है ऑयल, क्या कहते हैं, ऑयल सप्लाई है, डायस्पोरा वहां पे है और जो अस्थिरता जो है वहां पे उसका जो है हमको बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें किस प्रकार से जो फैसले लिए जाएंगे उसका भी भारतवर्ष के ऊपर एक असर पड़ सकता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि क्लाइमेट चेंज जो इश्यू है उसमें यह है कि ट्रंप जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था उन्होंने, लेकिन क्लाइमेट एक मुद्दा ऐसा है जिसमें भारतवर्ष जो है एक बहुत ही अहम रोल कर रहा है। तो किस हद तक उसमें आपस में जो है आप कहें एक कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन होगा, ये देखना। तो वैसे लेकिन बायलैटरल लेवल पे जो है मैं समझता हूं कि रिलेशंस जो हैं वो अच्छे ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। प्रोफेसर अंशु, किन किन मोर्चों पर भारत और अमेरिका के संबंध अब भारत को एक तरह से फायदा देने जा रहे हैं, भारत के लिए बेहतर होंगे? आज डोनाल्ड ट्रंप का चुने जाने को आप भारत के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखती हैं? वो कौन से क्षेत्र हैं जिस पर बड़े असर पड़ने जा रहे हैं? देखिए, इस बात की चर्चा मैंने पहले भी डीडी न्यूज पर की कि भारत के लिए जब हम दोनों कैंडिडेट्स की दृष्टि से देखते हैं तो ट्रंप का हमने राष्ट्रपति शासनकाल देखा हुआ है और ट्रंप के राष्ट्रपति के शासनकाल में भारत और अमेरिका के बीच जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है उसका एक नया अध्याय शुरू होते हुए हम सभी ने देखा। जिस गर्मजोशी से हमने ट्रंप का स्वागत भारत में किया था, जिस गर्मजोशी से ट्रंप ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अमेरिका में किया था, और इस प्रकार के ऐसे ऐतिहासिक फैसले, समझौते हमने होते हुए देखे, एक सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में, दूसरा विज्ञान तकनीकी और इनोवेशन के क्षेत्र में, तीसरा संस्कृति के क्षेत्र में, और चौथा
यदि हम देखें तो ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो मल्टीलेटरल स्तर पर जो सुधार है उस क्षेत्र में, और एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं, उसके क्षेत्र में भी हमने दोनों देशों के बीच में बहुत बड़े समझौते और काम होते हुए देखे। भारतीय शेयर बाजार ने कुछ संकेत दिए हैं प्रोफेसर अंशु आज। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपके पास फिर से आऊंगी क्योंकि मैं सुन नहीं पाई हूं आपने क्या कहा है। तो ये क्षेत्र है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे। मैं ये नहीं कहती कि बाइडेन के शासनकाल में ये जो क्षेत्र रहे इनमें किसी प्रकार की हमने कोई बढ़त होते हुए नहीं देखी या इसमें किसी प्रकार का हमने नुकसान होते हुए देखा। संबंध निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ कैंडिडेट के रूप में जब हमने कमला हैरिस को देखा तो वहां पर हम इस चीज को समझ पा रहे थे कि यदि वे राष्ट्रपति बन के आ जाती तो भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ ऐसे इरिटेंट्स आते, जैसे कि जब हम कनाडा और ये जो भी पूरा खालिस्तान का एक इशू चल रहा है कनाडा के माध्यम से, वहां पर हम कमला हैरिस का जब एक रुख देखते हैं और उसको फिर कंपेयर करते हैं हम ट्रंप के रुख से, तो हमने पिछले कुछ दिनों में जो ये भारत कनाडा के संबंध बिगड़ते हुए देखे, या पीछे कहीं ना कहीं अभी जो अभी प्रेजेंट शासन है अमेरिका का वो भी हमें दिखाई पड़ता है। और कमला हैरिस का जो रुख है, उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं बीते कुछ महीनों में या सालों में, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या फिर हम ये खालिस्तान के मुद्दे की ओर देखें, तो ये कुछ एक इरिटेंट तत्व का काम करते हैं। लेकिन जब हम ट्रंप को अब देख रहे हैं, ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो फिर भारत की शांति और सुरक्षा के लिहाज से, चाहे आप ये आतंकवादी निरोधी गतिविधियों के लिहाज से देख लें या आप आर्थिक क्षेत्र में देख लें, आप सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में देख लें, आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देख लें, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में देख लें, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें दोनों ही देशों के बीच में जो बायलैटरल्स, जब ट्रंप पिछली बार भी राष्ट्रपति थे तो जिस प्रकार के संबंध स्थापित हुए थे, मुझे लगता है इसको फिर एक नया मोमेंटम, एक गति मिलने जा रहा है। जी, एम्बेसडर, जिस तरह से जिक्र किया अभी प्रोफेसर अंशु ने भी, उन्होंने जिक्र कनाडा का किया। हम इससे और आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा। इस बार अमेरिका के चुनाव में लोगों का बड़ा समर्थन मिला है, प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या है। ऐसे में बांग्लादेश में पड़ोस में जो हो रहा है, कनाडा में जो हो रहा है, और कट्टरपंथ को लेकर विश्व के तमाम ऐसे देश इस समय उससे जूझ रहे हैं, उससे मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप शासन के साथ क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कठोर नीति के साथ आगे बढ़ेंगे जिसमें भारत के विचार कमोबेश एक ही जैसे रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है इन मुद्दों पे जो है काफी कठोर उनका रवैया रहा है। और ये जो है, जैसे मैंने जैसे जिक्र किया, ट्रांसनेशनल क्राइम जैसे है। अब जैसे हम लोग ने, भारतवर्ष ने जो है लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को जो है हमारे एक्ट्रेडिशन की बात करी है, और इस प्रकार से वो जो 7/11 में जो इन्वॉल्व थे उनके जो एक्ट्रेडिशन की वो राना की उसकी बात करी है। तो ये सब चल रहा है, ये देखना होगा आगे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है और जस्टिन ट्रूडो, उनके जो है व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो ट्रंप जो है ओपनली इसके बारे में कह चुके हैं। जब राष्ट्रपति थे तो ट्रूडो को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज भी किया था उस वक्त। तो उम्मीद है कि इसमें थोड़ा सा एक प्रकार से दबाव कनाडा को बनेगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे वहां पे एक जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो गई है न्यूयॉर्क में, वो पन्नू केस में, तो वो जुडिशियल प्रोसेस का किस प्रकार से उस पर रुख बदलेगा ये कहना फिलहाल जो है प्रीमेच्योर होगा। वो देखना कैसे होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो ट्रंप का रवैया रहा है इन चीजों के, आतंकवाद है या एक्सट्रीमिज्म है उसके बारे में, तो वो जो है कड़ा रहा है और उससे हमें काफी उम्मीद लगती है। जी प्रोफेसर अंशु, कुछ बड़े मुद्दे, यानी कि एक बड़ा मुद्दा जो इलीगल इमिग्रेशन का है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ ये कहा कि बाइडेन प्रशासन ने हिंदुओं को इग्नोर किया है। उन्होंने हवाला दिया बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया है बाकायदा अपने चुनाव प्रचार के दौरान। तो क्या लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उस मौके पर? तो भविष्य में भारत को अमेरिका के साथ इस दिशा में एक मजबूत साथ मिलेगा, यानी कि बांग्लादेश में जो हो रहा था उस पर बहुत देशों की खामोशी पे सवाल उठ रहे थे लगातार। निश्चित तौर पर इस पर हमने अमेरिका के जो अभी वर्तमान प्रशासन है उसकी भी चुप्पी ही देखी हमने। लेकिन हमने देखा कि ट्रंप ने किस तरह से मुखर होकर के बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हुए उस पर अपना एक कड़ा रुख रखते हुए, और वो अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बड़े बेलौस अंदाज के लिए ट्रंप जाने जाते हैं।
उन्होंने भारत के पक्ष में अपने स्टेटमेंट्स दिए और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इन अपने तमाम जो उनके विचार थे उसको पोस्ट किया। और ये देखना सुखद रहा कि ट्रंप भारत के एक विश्वसनीय मित्र साबित हुए। जब हम कनाडा की दृष्टि से, ये खालिस्तान के मुद्दे की दृष्टि से भी देखते हैं तो ट्रंप का रुख बहुत साफ है। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हम आतंकवाद की जो ये समस्या है इसकी दृष्टि से भी देखते हैं तो चाहे अब फिर हम इसमें पाकिस्तान का एक एंगल इन्वॉल्व करें या हम अगर चीन की ओर देखें या हम ये तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हैं जिससे अमेरिका भी एक लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें जिस प्रकार से भारत का एक रुख रहा है ट्रंप की तरफ से, यहाँ वे हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने शासनकाल में चले हैं। तो निश्चित तौर पर ये देखना न सिर्फ वहां के जो इंडो अमेरिकन हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित इसने किया होगा, वे तमाम लोग जो निष्पक्ष रूप से मानवाधिकारों को देखते हैं की ओर देखते हैं। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी चला वो हम एक हिंदू कम्युनिटी की दृष्टि से ना देखें, वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो एक मानवाधिकार की दृष्टि से, माइनॉरिटी राइट्स की दृष्टि से भी ट्रंप ने ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सीधे सीधे दुनिया के सामने रखा था। और निश्चित तौर पर आज इसीलिए उनका जो जिस प्रकार से उनकी तस्वीरों पर तिलक लगाया जा रहा है या जो लोग खुशी मना रहे हैं, आम जनता जो भारत की खुशी मना रही है वो शायद इसीलिए मना रही है कि वो ट्रंप से कहीं उस संवेदनशीलता के धागे से जुड़े। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशु, अंत में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था इतना बड़ा मसला है कि उस पर एक छोटी चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उन्होंने बहुत साफ कहा और आज अपने एकदम शुरुआती भाषण में ही उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होगा, जंग नहीं होगी अब दुनिया में, इसकी भी बात की है, तो क्या इसके भी बड़े असर भारत की अर्थव्यवस्था पे भी दिखाई देगा? क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसा क्षेत्र है जिसका एक बड़ा असर कई क्षेत्रों में भारत में अर्थव्यवस्था में दिख रहा है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद की भावना के साथ आर्थिक नीतियों का सुधार करते हुए ट्रंप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। वह साफ साफ कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध का वो अंत किसी भी कीमत पर अब करवाएंगे और पश्चिम एशिया में भी जो संघर्ष चल रहा है वहां वो शांति और सुरक्षा बहाल कराने के लिए वो कटिबद्ध हैं। और उनके शासनकाल में जब वो राष्ट्रपति थे तो वो बहुत शांतिप्रिय राष्ट्रपति साबित हुए हैं। अमेरिका किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ा था उस समय। तो मुझे लगता है कि यदि वे इन युद्धों का अंत करा पाने में सफल होते हैं तो एक तो मैं सबसे सफल फिर राजनेता के रूप में देखूंगी और भारत पर इसका बड़ा असर निश्चित तौर पर पड़ेगा, यूरोपियन देशों पर इसका असर पड़ेगा, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन, मुझे लगता है पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि हाल फिलहाल जो पैसा देशों के विकास के लिए लगना चाहिए वो पैसा युद्ध में झोंका जा रहा है, आर्म्स रेस में झोंका जा रहा है। पूरा नाटो लगा हुआ है रशिया के अगेंस्ट, यदि हम यूक्रेन रशिया युद्ध को देखते हैं। वहीं पश्चिमी एशिया में जब हम जाके देखते हैं तो वहां ये जो जितने प्रॉक्सीज हैं जो ईरान जैसे देशों ने खड़े कर रखे हैं वर्सेस इजराइल, तो ये जो जनता का पैसा है, जनता पर लगने वाला पैसा है, देखिए ये सारा आर्म्स रेस में लग रहा है, इक्विपमेंट में लग रहा है, मिलिट्री पे खर्च हो रहा है। तो ये युद्ध जैसे ही थमेगा बहुत सारी चीजें सप्लाई चेन से लेकर के, ऑयल एंड गैस से लेकर के और ये पूरा जो भी पैसा खर्च हो रहा है इस तक, तो इससे सभी को राहत मिलेगी। बिल्कुल प्रोफेसर अंशु। एम्बेसडर युगेन, लगातार ये बात हो रही है कि अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत ऐतिहासिक है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि तमाम देशों के साथ अमेरिका के जो संबंध रहे हैं और खासकर इन वैश्विक संबंधों में जो बड़े मुद्दे रहे हैं, चाहे वो युद्ध का मुद्दा हो, सप्लाई चेन का मुद्दा हो, आक्रमणकारी अपने तरीकों का मुद्दा हो या फिर अवसरवादी और संरक्षणवादी जो तरीका चीन का है, इन तमाम चीजों पर भी अमेरिका की नीति बड़ी साफ रही है। वो नीति किस तरह से आने वाले समय में विश्व के कई और देशों पे असर डालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ इसमें चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता देती है, इसलिए फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया को और मजबूत किया जा रहा है। कैबिनेट ने एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी डालने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को भी मंजूरी दी, ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोके। मेधावी विद्यार्थियों के लिए बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक बड़ी खबर लेकर आई है। देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को धन की कमी के चलते अपनी पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े, इसके लिए मोदी सरकार ने अहम योजना को मंजूरी दी है। मेधावी छात्रों को सस्ता कर्ज देने और राहत के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। अगले 5 साल के लिए कुल 3,600 करोड़ रुपए की इस योजना के जरिए 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को हर साल कम से कम 1 लाख मेधावी छात्र छात्राओं को फायदा हो सकेगा। कुल 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए 3% ब्याज छूट भी दी जाएगी। पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत बैंक आसानी से छात्र छात्राओं को कर्ज मुहैया करा सकेंगे और ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। 10 लाख तक लोन जिसमें रियायत भी रहेगी, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहेगी, ऐसे एक महत्वाकांक्षी योजना आज पारित किया गया। देश की 860 NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में अगर वो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर उनको आर्थिक मदद चाहिए होता है तो ये लोन उनके लिए उपयुक्त तो हो पाएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक और अहम फैसला लिया है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को और मजबूत बनाने के लिए इसके इक्विटी कैपिटल में 10,700 करोड़ रुपए और बढ़त करने का फैसला किया गया है। इससे एफसीआई की क्षमताओं में विस्तार होगा और अनाजों के बेहतर भंडारण में भी मदद मिलेगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। सो दैट मीन्स एफसीआई विल बी एबल टू डू मच मोर देन व्हाट इट हैज बीन डूइंग, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए हैं। एक तरफ जहां रिकॉर्ड सरकारी खरीद हो रही है तो वहीं 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। एफसीआई को और मजबूत बनाने के मोदी सरकार का फैसला किसान और उपभोक्ता के हित के दिशा में उठाया गया एक और अहम कदम है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए देश भर में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। पेंशनर्स को अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जमा करने में सहूलियत दी जा रही है। इस अभियान में अब तीसरे चरण के लिए देश के 800 शहरों में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शिविर लगेंगे। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नवंबर में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू किया गया है। इसमें पेंशन वितरण बैंक, पेंशन भोगी कल्याण संघ, UIDAI और जीवन प्रमाण देश के सैकड़ों शहरों में डीएलसी अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएलसी 3.0 अभियान
तीसरा अभियान है, इसलिए अनुभवों से सीखकर इसे और ज्यादा विस्तार देने का काम किया जा रहा है। इस अभियान में हमने मानवीय पहलुओं को बढ़ावा देने का काम भी किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस अभियान से संबंधित जानकारियों वाली 2 कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। मोदी जी के आने के बाद सन 2014 के बाद जो इस प्रकार के अभियान प्रारंभ हुए हैं, न केवल पेंशन विभाग ज़्यादा और अधिक वाइब्रेंट हुआ है, बल्कि उसमें एक ह्यूमन टच भी सरकार की ओर से आउटरीच का काम हुआ है। मोदी जी ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, तो ये भी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि ये संस्थाएं, ये एसोसिएशंस जो सेवानिवृत्त अधिकारियों की हैं या कर्मियों की हैं, यही सबसे अधिक इस अभियान को फैलाने में कामकाज करती रही हैं। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगा दिया है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्था नाम के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है। इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की अनुमति दीजिए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा, आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते, रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने से साफ मना कर दिया है। और डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने कालिंदी कुंज के यमुना का जायजा लिया, जहां पानी में सिर्फ सफेद झाग नजर आ रहा है। छठ पूजा के दौरान एक बार फिर से राजधानी दिल्ली चर्चा में है और चर्चा का विषय एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की प्रदूषित यमुना। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली में यमुना में छठ पे लोग व्रत नहीं कर पाएंगे, ना ही यमुना के जल में स्नान और आचमन कर पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यमुना इतनी प्रदूषित है कि यमुना के अंदर स्नान करने से और आचमन लेने से व्यक्ति बीमार हो सकता है। ऐसे में जो छठ व्रतधारी हैं उनको दिल्ली में यमुना में छठ मनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। राजधानी दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार से कर रही है कि आखिर इस मैली और प्रदूषित यमुना का जिम्मेदार कौन है। आखिर क्यों नहीं समय रहते दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ी और क्यों नहीं प्रदूषित यमुना को स्वच्छ करने में आगे कारगर कदम उठाए। ये वो बड़े सवाल हैं जो लगातार पिछले कई सालों से राजधानी दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से पूछ रहे हैं। और ये वो अहम सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना होगा, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। दरअसल परंपराओं के मुताबिक जो छठ महाव्रती हैं वो अपने व्रत का प्रारंभ जो है यमुना में स्नान करते हैं और उस दौरान वो ढलते सूर्य और उगते सूर्य का अर्घ करते हैं और इस दौरान वो आचमन भी करते हैं। लेकिन बड़ा ये सवाल यह है कि जब
प्रदूषित यमुना है, ऐसे में वो किस जल से आचमन करेंगे? दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट से कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए विभिन्न रेलवे जोन ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। त्योहार के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा 7,724 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल 4,500 विशेष गाड़ियां चलाई गई थी। 6 नवंबर को उत्तर मध्य रेलवे ने 8 विशेष गाड़ियां चलाई। वहीं 7 नवंबर को 7 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। 7 नवंबर को 34 गाड़ियां उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र से गुजरेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। आरपीएफ द्वारा यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में प्रवेश कराया जा रहा है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और अब बात महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अजीत पवार की एनसीपी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई चुनावी वायदे किए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बागियों पर सख्ती करते हुए 40 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मतदान में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से तरह तरह के वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में अजीत पवार की एनसीपी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में एनसीपी पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एनसीपी ने लाडली बहन योजना में दी जाने वाली राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया है। साथ ही घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही अजीत पवार ने कहा कि सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर नए महाराष्ट्र का विजन प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती में जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एकजुट रहने की बात कही। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे, और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि बंटो मत। बंटो मत। बंटे थे तो कटे थे। एक है, नेक है। यानी बंटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है। महाराष्ट्र में बागियों से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन तोड़ने वाले अपने 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को निष्कासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के अनुरोध के बावजूद नामांकन फॉर्म वापस नहीं लेने के कारण पार्टी की ओर से यह कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उधर महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 5 गारंटी जारी की है। इन गारंटियों में महालक्ष्मी योजना शामिल है, जिसमें महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी। दूसरी गारंटी कृषि समृद्धि योजना से जुड़ी हुई है। पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपने ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान प्रदान किया जाएगा। ये महाविकास आघाड़ी ने वादे किए, उसमें तीसरा वादा युवाओं को लेकर है। महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। कुटुंब सुरक्षा योजना के तहत महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का भी वादा किया है। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त दी जाएंगी, इसका वादा किया है। इसी के साथ हाशिए पे पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की जाएगी। जाति जनगणना के बाद महाविकास आघाड़ी का कहना है कि आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देंगे। तो ये 5 वादे महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की जनता से किए हैं।
महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। तो राहुल गांधी अभी भी महाराष्ट्र में खटाखट फॉर्मूले के साथ अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं। उधर झारखंड में 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए एनडीए और एएनडी गठबंधन पूरी जोर आजमाइश कर रही है। भाजपा ने राज्य की जेएमएम सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा बनाया है। तो जेएमएम अपने 5 साल के कामों को गिनाकर जनता से वोट मांग रही है। और अंत में छोड़े जा रहे हैं आपको देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वेलागापुड़ी सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। भारतीय तटरक्षक बल दिल्ली के महिपालपुर में डेटा सेंटर बनाएगा। तटरक्षक बल के उप महानिदेशक एवं महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बडोला ने प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टियर 3 के तहत डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में बुधवार दोपहर मिनी ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा पर सवार 10 लोगों की मृत्यु हो गई। आरजीकर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा है कि एनटीएफ की तरफ से चिकित्सकों और स्टाफ की सुरक्षा वर्किंग कंडीशन को लेकर विस्तृत सिफारिश तैयार कर दी गई है। इसमें पैनिक बटन, सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति समेत विस्तृत सिफारिशें रिपोर्ट में की गई हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 16वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है और उसकी पहचान गौरव अपुने के रूप में हुई है। संदिग्ध आरोपी की उम्र 23 साल है। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई रही। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंच चुका। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।